पीएमएस में पर्सनैलिटी जो पीएमएस साइकोलॉजी का पेपर होता है ना, उसमें पर्सनैलिटी से मुतालिक दो किस्म के सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि पर्सनैलिटी की मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, और दूसरा पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, उनमें सबसे अहम जो थ्योरी है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, उसके मुतालिक भी सवाल पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर से मैंने लिया है, इसमें एग्जामिनर हमें कहता है कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करें और डिस्कस करें, इवेलुएट भी करें साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब इसमें उसने थ्योरी का हमसे डायरेक्ट मुतालबा नहीं किया, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि जब उसने लव साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये थ्योरी है साइको एनालिटिकल, उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ किस तरह उस पर्सपेक्टिव से हम इस पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है। तीसरे डिमांड उसका ये है कि स्ट्रेंथ और पॉसिबल क्रिटिसिज्म दे कि इस थ्योरी के स्ट्रेंथ क्या है और कौन कौन से पॉसिबल क्रिटिसिज्म जो हम इसको तनकीद कर सकते हैं वो बताएं। अब पर्सनैलिटी जनाब ये क्या कह रहा है कि पर्सनैलिटी की हमने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की ये थी कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करे, तो पर्सनैलिटी एक सेट है, सेट ऑफ ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक्स हैं या पैटर्न ऑफ थॉट्स हो गई, फीलिंग्स, बिहेवियर that defines in that defines an individual's distinct identity। हाँ जी, distinct identity and differentiate them from others। अब इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि खसूसियात की ये सेट है, ट्रेड्स हैं, इसमें खसूसियात हैं। उन खसूसियात से हम पता चला सकते हैं कि इंसान किस तरह सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसके क्या बिहेवियर, उसका क्या है दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, वो किस तरह फील करता है जब उसके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या कोई एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन हो, तो उसकी उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मैं थॉट्स, बिहेवियर, फीलिंग, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, और इन चीज़ों को हम बुनियाद बना के फ़र्क कायम कर सकते हैं कि जिस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क हम एक कर सकते हैं। अब इसमें जनाब इट इंक्लूड्स, इसमें रेंज ऑफ फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसमें इमोशनल रिएक्टिविटी है। इमोशनल रिएक्टिविटी, अब किस तरह इमोशनली रिएक्ट करते हैं जब कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई लव का सीन हो, कोई किसी की सडन डेथ हो जाए, तो उस वक्त जो आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी होगी ये भी उन्हीं फैक्टर्स में आता है, ये भी डिफाइन कर रहा होता है हमारी पर्सनैलिटी को। हम किन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं वो कैसी हैं, जो मोटिवेशनल सोर्सेज हैं हमारी, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव स्टाइल, हम किस तरह सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान है या नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान है, तो ये भी पर्सनैलिटी के पहलू हैं। तो पर्सनैलिटी सेट ऑफ ट्रेट है या करेक्टरिस्टिक है या पैटर्न ऑफ थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं फ्रॉम अदर से, इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। एग्जामिनर की हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, हमने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। अब दूसरे नंबर पे वो कहता है कि डिस्कस एंड इवेलुएट साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी, यहाँ पे देखिए साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय, ये एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी में एक थ्योरी इसने दी, सेगमेंट फ्रायड ने, हु प्रपोज दैट, जिसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो अनकॉन्शियस मोटिवेशन से डेवलप होता है। अब इसकी बात हम किस तरह समझे, वो कहते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन से ह्यूमन डेवलपमेंट ड्राइव होता है। अनकॉन्शियस मोटिवेशन क्या है, इसको हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना हम समझते जाएंगे ये है क्या। और एक तो उसने कहा कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन से ह्यूमन बिहेवियर डिराइव हो रहा है, और दूसरा वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स जो हम छोटे होते हैं ना उस वक्त कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स वकूफ़ पजीर हो जाते हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता, वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, वो फिर हमारी अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं या
फिर मोटिवेशंस होते हैं, वो बाद में हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रही होती हैं, वो हमारी बिहेवियर को ड्राइव कर रही होती हैं। एक इस थ्योरी के मुताबिक द ह्यूमन साइकी कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ह्यूमन साइकी जो है वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा इड, और दूसरे नंबर पे क्या ईगो, और तीसरे नंबर पे सुपर ईगो। ये मैं नहीं कह रहा, सिगमंड फ्राइड कह रहा है। वो कहता है कि ह्यूमन की जो साइकी है वो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इड क्या है? इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, बात को समझे, मोस्ट प्रिमिटिव बहुत ही पुराना, एंड इंस्टिंक्चुअल, मतलब कि एक किस्म का नक्श हो गया हो, पुराना पार्ट ऑफ दिस है कि ये बहुत ही पुराना और इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ दिस है कि ड्राइवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल्स। प्लेजर प्रिंसिपल इसको ड्राइव कर रहे होते हैं। ये हमारी इड है, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ओ इस ये कहता है कि मुझे फौरी तौर पे सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये जो प्रिमिटिव या इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ साइकी है ना, इड, इड कहता है मुझे फौरी तौर पे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मुझे सेटिस्फाई करो। अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि ईगो की। हमने तीन पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। हमने इड को समझा कि ये प्रिमिटिव और इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ साइकी है, और ये काम कर रही होता है या ड्रिवन बाय प्लेयर प्रिंसिपल, और इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे हम ईगो की बात करेंगे, रैशनल एंड कॉन्शियस पार्ट ऑफ साइकी। ये क्या है? रैशनल और कॉन्शियस पार्ट ऑफ साइकी, ये बहुत अच्छा पार्ट है। ये रैशनल, देखें, रैशनल एक अकल से ताल्लुक रखने वाला पार्ट है। अब इड जो है ना, उसको अकल से कोई लेना देना नहीं है, वो कहता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जरूरत है। अब ईगो जो है ना, वो रैशनल पार्ट है साइकी है, विच मीडिएट बिटवीन द इड इम्पल्सेस। अब ये मीडिएटर का काम करता है, ये सालिस का काम करता है। अब इड इम्पल्सेस और एक्सटर्नल वर्ल्ड के दरमियान मीडिएट करता है। अब इड इम्पल्सेस क्या है? वो फौरी तौर पे सेटिस्फेक्शन या ग्रेटिफिकेशन उनकी नीड होती है, वो डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन ईगो जो है ना, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी देख के इड के इम्पल्सेस को मोल्ड करता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में अगर हम मैं आपके प्लेयर प्रिंसिपल को लेके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं तो इससे ये रिएक्शन आ सकता है। तो फिर ईगो जो है ना, वो इड के इम्पल्सेस को थोड़ा डिले करता है या फिर उसको वक्ती तौर पे दबा देता है। सुपर ईगो इज ये एक मोरल 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 कॉन्शियंस है, कॉन्शियंस डेवलप थ्रू सोशलाइजेशन। ये किस तरह? सोशलाइजेशन से और इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज से ये डेवलप होता है। मैं आपको बताऊं कि अब ये जो हम सुपर ईगो की बात करते हैं ना, ये एक मॉरल कंसेंस है। ये जब हम सोशल लाइफ में चले जाते हैं तो हमारे ताल्लुकात बढ़ते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो उस वक्त हमारे साथ सिर्फ सुपर ईगो नहीं होती, हमारे पास इड भी होता है और ईगो भी होती है। इड हमें ख्वाहिशात की तरफ उकसा रहा होता है कि प्लेयर प्रिंसिपल्स के लिए। ईगो जो है ना, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख के ना इड के इम्पल्सेस को इनमें मीडिएटर का काम कर रहा होता है। अब सुपर ईगो कहता है कि मैं यार सोशलाइज लाइफ है। अब थोड़ा मैच्योरिटी वाला ये सेंस होता है। तो इसमें ना सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। जिस तरह हम इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम ऐसे काम नहीं करते जिससे हमारी जो सोशलाइजेशन है या नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो मुतासिर हो और हमें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ जाए। तो ये सुपर ईगो हमें ऐसा नहीं करने देती। अब फ्रेड क्या करता है मजीद? उसने प्रपोज किया कि इंडिविजुअल पासेस थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, के एक इंडिविजुअल 5 स्टेजेस होते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, हर इंडिविजुअल उससे पास आउट होके आता है। अब वो ड्यूरिंग विच द इड एनर्जीज इज फोकस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें जो इड एनर्जी होती है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे फोकस हो रही होती है। अब इसमें जो स्टेजेस हैं उसमें ओरल स्टेज आ जाता है। सब जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उस वक्त वो रो के ना चीज़ें ले रहा होता है। आप छोटे बच्चे को देखें, वो उसमें पहचान नहीं होती, कोई अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो जो कुछ भी हो, वो उठा के ना अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये ओरल है ना, ये स्टेज ओरल है। उसके बाद ये एनल है। एनल स्टेज के बाद फैलिक स्टेज आता है। फैलिक स्टेज में ये जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, ये 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर वो ऑर्गन्स को फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेटेंट स्टेज है, ये रिड्यूस सेक्सुअलिटी स्टेज है, और जेनिटल स्टेजेस ये जब अडल्टहुड पबर्टी आ जाती है तो उस वक्त ये स्टेज है। अब फ्रेड बिलीव करता है, फ्रेड को ये यकीन है कि द अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट, फ्रेड ये यकीन रखता है कि अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्लिक्ट जो बचपन में हुए, वो हादसा जो बचपन में हुए। अच्छा, तो जनाब हम बात कर रहे हैं अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स की। ये फ्रेड का मानना है कि जो अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट है या फिर फिक्सेशन है, जो कि फिक्स नहीं हो पाई कुछ चीज़ें, जब हम इन स्टेजेस से गुजर रहे थे, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलेक स्टेज, लैटिन स्टेज, जेनिटल स्टेजेस, तो इनका नुकसान क्या होता है? अनरिजॉल्व्ड का नुकसान क्या हो कि वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है। अब उसके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की गई, अब उसके जो ये स्टेजेस थे इनको दबाने की कोशिश की गई पेरेंट्स की तरफ से या इन्वायरमेंट की तरफ से, तो उनका उस असर पड़ेगा साइकोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा बच्चा, और मेल अडाप्टिव बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होगा वो सख्त से सख्त तरीन या फिर नॉर्मल से हट के वो बिहेव करना शुरू कर देगा। अब इस थ्योरी के स्ट्रेंथ देखिए, दो चीज़ें, दो डिमांड्स हमने पूरी कर दी एग्जामिनर की। अब तीसरी और चौथी डिमांड स्ट्रेंथ और पॉसिबल क्रिटिसिज्म के बारे में बताना है। उस थ्योरी की स्ट्रेंथ क्या है? इस थ्योरी की कुछ सेवरल स्ट्रेंथ्स हैं। पहला जो स्ट्रेंथ है, पहली जो इस थ्योरी की ताकत है, वो ये इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस पे ये बहुत ज़्यादा जोर देता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस पे इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। वो फ्रेड कहता है कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं वो दरअसल इंसान के बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट पीपल आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द अंडरलाइंग मोटिवेशंस। अब पीपल्स हमेशा अनअवेयर रहते हैं, उनके अंदर की जो मोटिवेशन है वो उससे। अब देखें, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती है जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर कर रही होती है, तो वो असल में अनकॉन्शियस प्रोसेस के ज़रिए ऐसे हो रहा होता है। कुछ तो माहौल से सीख के ना उसी वक्त हमारे अंदर कोई मोटिवेशन आ जाती है, तो वो ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। इसलिए फ्रेड कहता है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस से इंसान का बिहेवियर डेवलप होता है। वक्ती तौर पे अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए कोई हादसा हो जाता है या जनाब कोई ऐसी खबर आ जाती है जो मैं सुनना नहीं चाहता, तो वो कॉन्शियस ब्रेन होता है, तो मैं उस वक्त मखसूस मेरी एक बिहेवियर होगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे बात कर रहा है फ्रेड के बिहेवियर कैसे बनता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस कह रहा है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस से बिहेवियरमेंट की शेपिंग होती है, और अंडरलाइंग मोटिवेशंस होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, दैट ड्राइव्स देयर एक्शन। जी, तो वो उस एक्शंस को ड्राइव कर रहे होते हैं इंसान को, इंसान का ड्राइवर बनते हैं। ऐसे समझे कि उसकी डायरेक्शन को इधर उधर मोड़ रही होती हैं, या उसके ज़ुबान से जो फ़िक्र निकल रहे होते हैं, या उसके बिहेवियर, इमोशन, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन साथ वाले दूसरे जो बाहर वाले लोग हैं उनको पता नहीं होता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन अंदर उसके अनकॉन्शियस प्रोसेस की वजह से ये सब हो रहा होता है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस पे इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। और सेकंड, दूसरी बात ये है कि प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, ये कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। यहाँ तक दूसरी बात उसने कही कि ये कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमें, उस फ्रेमवर्क में रह के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होती है इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के दरमियान। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ईड है हमारा, ईगो है हमारा, सुपर ईगो है हमारा। ईड हमें कहता है कि फौरी तौर पे मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे प्लेयर चाहिए। तो ईगो कहता है ना, ज़रा बाहर के हालात ठीक हो जाए, आप सब्र करें। तो सुपर ईगो कहता है कि नहीं, मैं इस माहौल में रहता हूँ, मैं कोई इस्लामिक सोसाइटी में रहता हूँ, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें बैन है, मैं नहीं कर सकता। तो ये हम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होते हैं। थर्ड, देखिए हम तीन स्ट्रेंथ एग्जामिनर को बता रहे हैं। पहला स्ट्रेंथ हमने बताया कि अनकॉन्शियस प्रोसेस से हमारी डेवलपमेंट होती है बिहेवियर की। दूसरे स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया कि कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये साइको एनालिट, जो फ्रेड की थ्योरी है कि उस फ्रेमवर्क में हम समझ सकते हैं कि
इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो इंटरेक्शन है वो। और तीसरे नंबर पे ये हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन शेपिंग पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। ये अर्ली चाइल्डहुड जो हम छोटे होते हैं ना, हम छोटे बच्चे, उन वो जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, उनको जो तजर्बात हो रहे होते हैं, वो बाद में जो बड़े होते हैं तो उनकी जो एक पर्सनैलिटी बनती है या फिर मेंटल हेल्थ, वो उसको भी शेप कर रहा होता है। ये तीन स्ट्रेंथ हैं इस थ्योरी के। अब लास्ट डिमांड एग्जामिनर का कि वो कहता है कि पॉसिबल क्रिटिसिज्म आप क्या कर सकते हैं। अब साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैज़ आल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म। अच्छा जी, पहला क्रिटिसिज्म देखते हैं कि फ्रेड को पहले पहले किस तनकीद का सामना करना पड़ा। मेन क्रिटिसिज्म जो है, पहला क्रिटिसिज्म, मेन क्रिटिसिज्म है, वो ये कहता है कि अनऑब्जर्वेबल, ये थ्योरी ज़्यादातर अनऑब्जर्वेबल चीज़ों पे रिलाई कर रही है, हैवीली रिलाई कर रही है, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है। सब्जेक्टिव फिनोमिना, ऐसे फिनोमिना जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो कहता है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस, अनडिस्कवरेबल मोटिवेशन और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म कह रहा है कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन ठीक है, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, अनऑब्जर्वेबल जिस तरह सबकॉन्शियस का कहा, लेकिन वो कहता है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम कोई वैलिडेट नहीं कर सकते इसको, कि हम किसी को बताएं कि यार ये इतना हमारे बिहेवियर में कितने परसेंट इसका कम किरदार है, 15%, 20%, 50%, 60%, 70, 80, 90, कितने परसेंट हमारे बिहेवियर को ये चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, ये अनकॉन्शियस मोटिवेशन डिफाइन या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये हम, वो कह रहे हैं, मेजर नहीं कर सकते। एडिशनली, मतलब दूसरी बात ये कह रहा है कि फ्रेड्स थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू डेट्रिमिस्टिक। अब फ्रेड की थ्योरी बीइंग टू डेट्रिमिस्टिक की वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। डेट्रिमिनिस्टिक यहाँ पे हम एक जबरी नजरिए को कह रहे हैं। फ्रेड को क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे, अज्यूमिंग दैट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय अर्ली चाइल्डहुड। हाँ, उसने कहा फर्ज कर लेते हैं, फ्रेड साहब आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी या बिहेवियर जो है ना वो डिटरमाइंड होता है हमारे अर्ली चाइल्डहुड से, जो हम वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं या फिर वहाँ पे हमारे साथ जो वहाँ वाक़यात गुजरते हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं। अब कह रहे हैं कि इससे हमारी पर्सनैलिटी को जो है ना वो अडल्टहुड में फिक्स कर दिया जाता है इन चीज़ों से। सम क्रिटिक्स हैव आल्सो नोटेड दैट फ्रेड्स थ्योरीज हैव लिमिटेड एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। हाँ, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो फ्रेड की थ्योरीज हैं वो हर कल्चर में एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेशन आ जाती है, बैकग्राउंड उसका मुख्तलिफ होता है, बयास टुवर्ड वेस्टर्न सोसाइटीज। ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी के लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ पे ठीक है। जिस तरह उसने हमें 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई, क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता? ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंट और जेनिटल स्टेजेस, ये हर सोसाइटी में नहीं होती फ्रेड साहब, ये हर बैकग्राउंड में नहीं इसको ये परवान चढ़ती, मतलब अगर चढ़ती हैं तो मुख्तलिफ तरीके से होती हैं। अब ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिहाज से तो आप कह सकते हैं, लेकिन ईस्टर्न या इस्लामिक सोसाइटी में ये मुख्तलिफ होता है। अब इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं हम, कंक्लूजन, द साइको analytical perspective of personality development provide a valuable framework for understanding the role of unconscious motivation। अब ये तो है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत अहम है, वैल्यूएबल है। एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, सही बात है, इस पर क्रिटिसिज्म भी होते हैं, ये एक अहम पॉइंट भी है। हाउएवर, ताहम इट्स रिलायंस ऑन अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना, लेकिन ये जो रिलायंस करता है ऑब्जर्वेबल फिनोमिना पे और लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है टू डाइवर्स पॉपुलेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, इसको इसको तनकीद का सामना होता है, ज़रूर होता है। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैव मॉडिफाइड एंड एक्सपेंडेड अपॉन फ्रेड्स आइडिया टू इनकॉर्पोरेट एम्पिरिकल रिसर्च एंड न्यू पर्सपेक्टिव। हाँ जी, फिर भी इस थ्योरी को न्यू रिसर्चेज और पर्सपेक्टिव में लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेड की थ्योरी थी, ये इस क्वेश्चन था जिस तरह हमसे पूछा गया कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करें।
discuss and evaluate psychoanalytical perspective of personality development, give its strength and possible criticism. ये इसको हमने कोशिश की कवर करने की. थैंक यू वेरी मच.